हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। और इसमें हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, टीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे होगी। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। तो इसमें कंप्लीट बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक स्तरीय प्रैक्टिस सेट की। तो आप जो है ज़रूर से वॉच करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डेली, जब तक आपका टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, चाहे केबीएस हो, पीजीटी केबीएस हो या फिर यूपी टीजीटी हो, तब तक आपको अनवरत रूप से यह प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसके लिए होगा? यूपी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इसे महासंग्राम की। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव या फिर गिलुंद से। तो बात हो रही है प्राचीन काल की। अब जो इसके साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि मेहरगढ़ ना होता यहाँ पे और यहाँ पे होता क्या, लहुरा देव, तो आप वहाँ पे मारते लहुरा देव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या था? शिकार ही था, आप भी जानते हैं। और यह उन लोगों का प्रमुख उद्यम था। कृषि का ज्ञान होने के कारण वह आखेट में मारे गए पशु, वनों से प्राप्त फल फूल, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर आश्रित थे। ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं पूछा जा रहा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात में। तो कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? यह तमिलनाडु से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो है बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और इसी तरह आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नौदाटोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति यानी कि 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या फिर हड़प्पा के पश्चात की। तो यह प्रमाण है हड़प्पा के पश्चात की। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया फिर से। सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, तंत्रवेद या फिर यजुर्वेद, धनुर्वेद पूछा गया है। तो जो ऋग्वेद और तंत्रवेद का नाम है नामक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा? ऋग्वेद और तंत्रवेद। तो सी वाला ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो सामवेद और गंधर्ववेद, अर्थवेद, शिल्पवेद तथा यजुर्वेद और धनुर्वेद पूरी तरह से सही सुमेलित हैं। और चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये सारे के सारे क्या है? ये वेद है, इसके उपवेद है। जो ऋग्वेद का उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। किंतु सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर मुंडक उपनिषद। तो युद्ध का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। जो भी युद्ध होते हैं सबसे पहले मस्तिष्क में ही उपजते हैं और होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है कठोपनिषद में। तो सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली नहीं की थी पूछा गया है, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर उज्जैनी। तो बुद्ध ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी? तो उन्होंने उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से थेरवाद या अस्थविरवाद किसे कहते हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान को। तो ये बोलते हैं हीनयान को। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? अनीमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती। तो किस नदी के किनारे था? यह था अचिरावती नदी किनारे था। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सिन्नधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता।
ये कौन था? यह समाहर्ता था। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। सोचे को शुद्ध स्मृति में लाना है। मेगास्थनीज यानी किसके काल में आया था? तो यह जो है यह था मौर्य वंश में, और फाहयान आया था गुप्त वंश में, और हेनसांग पुष्यभूति वंश में। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। बराबर समूह के किस युग गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्तीर्ण नहीं है? बराकर, ये बराकर है, बराबर लिख दिया है। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। बात करते हैं इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोमस ऋषि की गुफा। तो सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये वनडे एग्जाम में भी आता है। विशाख दत्त, बाणभट्ट, कालिदास या फिर भास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कौन है? ये हैं कालिदास। सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? मरकट सागर, भगंदिया, सोमकुंड या फिर ककूम। तो कौन सी थी सबसे छोटी इकाई? यह ककूम थी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ककूम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम कौन सा था? प्रांतीय राज्यपालों का पूछ रहा है। विषयपति, कुमारामात्य, उपरीक या फिर आयुक्तक। क्या था? यह था उपरीक। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर मनुस्मृति। कहाँ मिलता है? यह मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था समाज के उच्च वर्ग के लिए, जन समूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए या फिर गैर इस्लामिक जमवाड़ा। किसके लिए कहता है? यह कहता है जन समूह के लिए। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो और कौन हो सकता है? यह था अलाउद्दीन खिलजी। सी विल बी राइट। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। किसका दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन केवीएस, टीजीटी और पीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट की। शाम को बज रहे हैं 7 और आई होप आप बिस्तर में होंगे या फिर चाय पी रहे होंगे। तो चाय पीते पीते आप प्रैक्टिस को भी सॉल्व करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। रोज़ शाम को 7 बजे होती है इतिहास की प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्जामों के लिए, इवन यदि आप यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी देने वाले हैं तब भी आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपका दोस्त और होस्ट राम सिंह। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इतिहास से संबंधित। आइए। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 20 बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। 20 बार, 19 बार, 18 बार या फिर 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था आपको पता होगा भली भांति। यह क्या था? 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं महमूद गजनवी की, तो यह 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। अधिकांश विद्वान यानी कि हेनरी इलियट के इस मत का समर्थन करते हैं। जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 में किया था। कब किया था? 1027 में। और जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए किया था। यह भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हराया था किसको? जयपाल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दीवान ए रियासत, वरीद ए मंडी, सहना ए मंडी या फिर दरोगा ए मंडी? तो आई होप आप इसको देखते ही समझ पाएंगे। दरोगा ए मंडी कोई इससे संबंधित नहीं था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इब्न बतूता के रिहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। इसको शॉर्ट फॉर्म में MBT भी बोलते हैं। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन से क्या है? सही हो जाएगा। और जो इब्न बतूता था यह अफ्रीका का निवासी था, यानी मोरक्को। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जबकि इब्न बतूता ने रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का उल्लेख किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद तुगलक के, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? यह ऐबक का दामाद था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सेनाधिकारियों ने उसका चयन किया था, या फिर लाहौर स्थित अमीरों द्वारा यह चयनित हुआ था? तो इसका आधार क्या था? यह दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने इसका क्या किया था? चयन किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं है वाले पर जरूर गोला लगा देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, जो सिली मिस्टेक की वजह से आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और यही आपको सिलेक्शन से बाहर भी करवा सकते हैं। बात करते हैं इसमें। चौथ मराठा शासक की आय का एक स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह वसूला जाता था। क्या था यह शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी वसूला जाता था, यानी कि एक तरह से ये कर था, टैक्स था। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा नहीं था। अगले प्रश्न जाते हैं। शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का कितना? 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/5 भाग या फिर 1/8 भाग? यह 2/5 भाग थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया था तुर्की में फारसी में, उर्दू में या फिर पश्तो में? पश्तो भी एक प्रकार है। किस में लिखा गया था? यह लिखा गया था फारसी में। बी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दाराशिकोह की रचना नहीं है? दाराशिकोह की रचना कौन सी नहीं है? सिर्रे अकबर, मजमा अल बहरीन, समुद्र संगम या फिर दारा बनामा? दारा बनामा कौन सा हो जाएगा? दारा बनामा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिर्रे अकबर दाराशिकोह के नेतृत्व में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है। मजम उल बहरीन दाराशिकोह की रचना है। इसका हिंदी अर्थ 2 समुद्र का मिलन, यानी कि समुद्र संगम है। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस, राल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस या फिर जॉन मिल्डन हॉल? कौन था? यह थॉमस स्टीफेंस था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किसके शासनकाल में आया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे कबीर के, दादू के, नानक के या फिर रविदास के? यह अनुयायी किसके थे? ये रविदास के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? चार्ल्स मैटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या फिर ये सभी? कौन स्वतंत्रता के समर्थक थे? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी के सभी क्या थे? प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन चतुर रायपुर निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड मेयो? कौन जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है जॉन लॉरेंस। इस तरह से सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बंगाल में दैत्य शासन का अंत कब हुआ था? वर्ष 1771 में, 1772 में, 1773 में या फिर 1774 में? कब हुआ था? 1772 में हुआ था। बी ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? वर्ष 1848, 1849, 1855 या फिर 1856 में?
कब हुआ था? 1849 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1869 में, 1870 में, 1872 में या फिर 1874 में? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी 1872 में। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। ए कनिंघम, ए व्हीलर, सर जॉन मार्शल या फिर आर.डी. बनर्जी? किसको किया गया था? यह किया गया था सर जॉन मार्शल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डफरिन ने? किसने दिखाई थी? लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? कानपुर 1925 अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929? कब किया गया था? यह था लाहौर अधिवेशन 1929 में। यहाँ से आप 4 अधिवेशन को भी याद कर सकते हैं। इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रीडिंग? कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। बी ऑप्शन क्या है? सही है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1884 में, 1885 में, 1886 में या फिर 1887 में? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको अच्छी तरह से पता है, 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।